वेलकम स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल हम लोगों ने निकाला। अब डायपोल के बाद हम इक्वेटर की बात करते हैं, एक्सिस के बाद। भाई एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ये माइनस क्यू या प्लस क्यू, यहां से यहां तक का सेपरेशन एल, ये सेपरेशन आपके पास एल, ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल, यहां से यहां तक का सेपरेशन आर। मुझे निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो लाइन है जो दोनों को ज्वाइन करती है और हॉरिजॉन्टल जाती है, इसे हम एक्सिस कहते हैं। और ये जो लाइन है, ये लाइन जिसको दोनों को इक्वली डिवाइड करती है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है तो इस डेफिनेशन को गौर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ना पर यूनिट टेस्ट चार्ज की हम बात करें तो पहले टेस्ट चार्ज रख दीजिए, क्यू नॉट रखा है यहां पर, ऐसा समझो इस पॉइंट पे क्यू नॉट रखा है। अच्छा ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस रिपल्शन, तो बी ने पी पर बी के कारण जो रिपल्शन होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। माइनस क्यू और ये आपके पास में प्लस क्यू टेस्ट चार्ज, माइनस प्लस में अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए। अच्छा ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा ये थीटा, ये भी आपके पास में थीटा। तो अब आप और हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये एल, ये एल, ये एल, ये ए, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट आपके पास बी और ये पॉइंट आपके पास सी। अच्छा ये एल है, ये आर है, तो ये अंडर रूट कितना होगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ये कितना होगा तो आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर होगा। ऐसा हम कह सकते हैं, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए के चार्ज एट ए का मॉड आर पी ए का स्क्वायर। तो यहां से पी से ए तक का जो सेपरेशन है वो चेक करो तो कितना आता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो ए पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है तो माइनस क्यू अपॉन आरपीए, मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पी पर ए के कारण जो फील्ड आया वो आया के क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जिसे कहा जा सकता है, बराबर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, वापस से हम बात करते हैं, के क्यू चार्ज एट बी आर पी बी का स्क्वायर। चार्ज एट बी कितना है तो बी है क्यू। पी से लेकर हम बी की बात करें तो पी से लेकर हम बी की बात करें तो आ जाता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वापस से आ गया आपके पास में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ भाई, इसका मीनिंग ये हुआ जो ईपीए की वैल्यू है वही ईपीबी की वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इसे लिख सकते हैं के क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको मैं दो तरह से बताऊंगा आप लोगों को, पहला तरीका रहेगा बुक वाला और दूसरा रहेगा अदर मेथड। तो पहले बुक वाली मेथड पे चलते हैं कि बुक में किस तरह से बताया गया है। बुक में ऐसा बताया गया है कि आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये आपके पास है ईपीबी एंगल थीटा, ये आपके पास है ईपीए एंगल थीटा, और ईपीए और ईपीबी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये तो ईपीए और ये ईपीबी है, बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये थीटा है, तो मैं इससे कह सकता हूं ईपीबी का एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन, इसे मैं कह सकता हूं ईपीबी का वाई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन। ये रहा ईपीबी का एक्स, ईपीबी का वाई। नाउ सिमिलर पैटर्न पर पीबी का एक्स, ये रहा पीए का एक्स कंपोनेंट और ये रहा पीए का वाई कंपोनेंट, इस तरह से बताया जा सकता है। एंगल आपके पास में थीटा है।
ईपीबी का एक्स, ईपीबी का वाई, ईपीए का एक्स, ईपीबी का वाई। अब हम बोल चुके हैं पहले कि ईपीए और ईपीबी दोनों सेम है, तो आप चाहें तो इस डायग्राम को ऐसा लिख सकते हैं कि नेट कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन जो आ रहा है ईपीबी एक्स प्लस ईपीए एक्स, ईपीबी एक्स प्लस ईपीए एक्स। डायरेक्शन इस तरफ है तो माइनस साइन लगा सकते हैं और माइनस आई लिख सकते हैं इसे, बराबर है। तो नेट फील्ड P पर नेट फील्ड की हम बात करें, ईपीबी और ईपीए दोनों सेम है, तो अब इसके एक्स कंपोनेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं और वाई कंपोनेंट के बारे में भी चेक कर लेते हैं। अब सोचो मैंने इसे ऐसा लिखा होता था ईपीबी और इसे भी मैंने लिखा होता था ईपीबी, तो ये B का x और ये B का y, दोनों B का y। अच्छा सोचो अगर ऊपर +10 होता और नीचे -10 होता तो +10 -10 कितना होता? तो +10 -10 0 होता, क्योंकि ये जो एक्सेस है ये y है और ये जो एक्सेस है ये भी y डैश है। ये y एक्सेस का पॉजिटिव पार्ट है, y एक्सेस का नेगेटिव पार्ट है, तो ये हो गया ईपीबी y और ये माइनस ईपीबी y, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा EBX EPBX तो टोटल कितना हो जाएगा? हम इसको B तो ट्वाइस EPBX माइनस आई कैप हो गया, ऐसा ऐसे कहा जा सकता है। X कंपोनेंट, अब EPBX कैसे निकाला जाए तो चेक कीजिएगा ध्यान से। ये रहा P से B, ये रहा थीटा, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, सामने परपेंडिकुलर, सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस बचा हुआ बेस, तो cos थीटा कितना होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। B का x कंपोनेंट PB, तो B का x कंपोनेंट ये आ गया आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू B मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। तो x कंपोनेंट इज बेसिकली नथिंग बट cos थीटा, इसे cos थीटा कहा जा सकता है, EPB cos थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से P पर नेट फील्ड जो होगा दैट विल बी ट्वाइस P पर B फील्ड का x कंपोनेंट माइनस आई कैप, P पर B के कारण फील्ड cos थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आई कैप। तो P पर नेट फील्ड की हम बात कर रहे हैं। आइए समझते हैं आगे। अभी आपके सामने लिखा कि EPB की वैल्यू जो है वो है KQ अपॉन अंडर रूट नहीं R² प्लस L², ऐसा हमने लिखा। और अभी भी आपके सामने ये ट्राइंगल आपको जो दिख रहा है, इस ट्राइंगल में देखिए ये R है, ये L है और ये अंडर रूट R² प्लस L² है। तो आप लिख सकते हैं EPN ट्वाइस EPB कितना है तो चेक करो, KQ अपॉन R² प्लस L², ये आपके पास दे रखा है। अच्छा cos थीटा कितना होता है? तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनियस, तो cos थीटा को लिख सकते हैं आप L अंडर रूट कितना R² प्लस L², L अपॉन अंडर रूट कितना R² प्लस L² ऐसे लिखा जा सकता है। नेट KQ मल्टीप्लाई बाय 2L R² प्लस L² की पावर 3/2 इसे लिखा जा सकता है। P पर नेट कंपोनेंट Q मल्टीप्लाई बाय 2L को क्या लिखते हैं हम लोग? हम Q मल्टीप्लाई बाय 2L को लिखते हैं P, तो KP अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2 इसे आप लिख सकते हैं। अच्छा R की पावर बहुत ज्यादा बड़ी हो L के रिस्पेक्ट में तो हम किसको इग्नोर कर सकते हैं? हम L² को इग्नोर कर सकते हैं। तो नेट फील्ड जो आता है दैट विल बिकम KP अपॉन कितना R² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो P पर नेट फील्ड आ जाएगा आपके पास में KP अपॉन R³। अच्छा ये हमने कहां निकाला चेक करो, तो ये निकाला इक्वेटर पे, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द इक्वेटर जो होता है वो आता है KP अपॉन R³। और अभी इससे पहले हमने क्या निकाला? हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस होता है ट्वाइस KP अपॉन R³, लेकिन काम जब R की वैल्यू जब बड़ी हो L के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेस अपॉन इक्वेटर की वैल्यू को अगर आप सॉल्व करने गए तो KP अपॉन R³ आता है, इससे कैंसिलेशन होता है तो 2:1 आता है। मतलब एक्सेस पे जो फील्ड होती है, एक्सेस पे जो फील्ड होती है वो डबल होती है। किसका डबल होती है? तो इक्वेटर का डबल होती है। देखो ये जो मेथड हमने डिस्कस किया वो टेक्स्ट बुक मेथड है, आप चाहते तो इसको दूसरी मेथड से भी डिस्कस कर सकते थे और वो जरूर बताऊंगा मैं आप लोगों को। वो बोर्ड के नजरिए से भले इंपॉर्टेंट ना हो
लेकिन कॉम्पिटिटिव सेगमेंट के नजरिए से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये है आपके पास ईपीबी, ये आपके पास ईपी है, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है थीटा। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि ईपीए का मॉड और ईपीबी का मॉड दोनों है सेम, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसे ऐसा कहा जाता है। तो मॉड ऑफ ईपीए दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ईपीबी। और आपको ऐसा भी सिखा चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक में भी मैंने डिस्कस किया था कि दो आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है, E1 E2 थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, तो इनका रिजल्टेंट दिया जाता है E12 स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2 cos थीटा। याद करो। और tan अल्फा की वैल्यू मैंने बताई थी आप लोगों को, दैट वाज E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। थोड़ा याद दिलाता हूं, मैंने ऐसा कहा था कि अगर E1 और E2 दोनों का मॉड अगर सेम हो जाए तो रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू आती है ट्वाइस ही cos थीटा बाई 2। अच्छा यहाँ थीटा क्या होता है? तो थीटा दोनों के टेल के बीच का एंगल होता है। थीटा क्या होता है? दोनों के टेल के बीच का एंगल होता है। अब देखो इसके टेल और इसके टेल के बीच का एंगल बताओ कितना होगा? इसके टेल और इसके टेल के बीच का एंगल थीटा थीटा कितना आएगा? तो 2 थीटा आएगा। तो 2 थीटा जो एंगल आएगा हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से रिजल्टेंट फील्ड ट्वाइस ई कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो रिजल्टेंट फील्ड विल बिकम ट्वाइस ई, या तो पी ए या पीबी कॉस थीटा। और देखो ये अभी आया के क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना लिखा? तो कॉस थीटा वापस से वही वाली बात, ये थीटा ये आर ये एल ये अंडर रूट कितना, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं Q मल्टीप्लाई बाई 2L आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और इसे आप लिख सकते हैं KP आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा इसमें एक बात और नोटिस करना, फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? ऐसा मैं बता चुका हूं आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो भाई ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो पॉइंट P पर R डिस्टेंस पर यहां से यहां L, ये आपके पास L, तो फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब सोचो मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर रखा होता, नेगेटिव चार्ज इधर रखा होता, तो वापस से डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ निकलती थी, नेट डायरेक्शन। ठीक है ना? अब मान लीजिए ऐसा होता था, ये प्लस होता था, ये माइनस होता था, और ये पॉइंट होता था इक्वेटर। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब फील्ड की डायरेक्शन नेट डायरेक्शन नेट पॉइंट नेट फील्ड ऐसा आता था। और मान लीजिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, आपको इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये नेट फील्ड एट पॉइंट P निकल के आता था। तो कुल मिला के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ये हमने सीखा है। पर हमने ये भी सीखा कि एक्सेस पे फील्ड जस्ट डबल होता है इक्वेटोरियल कंडीशन का। अब देखो अब जो डिस्कशन करने वाला हूं, अगेन एक बार ये टेक्स्ट बुक में बात मौजूद नहीं है, पर मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, भले ही टेक्स्ट बुक के मतलब बोर्ड की एग्जाम में ना पूछे जाए, लेकिन ये क्वेश्चंस कई बार एमसीक्यू में, महाराष्ट्र सीटी में और अदर बेसिक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बात ऐसी है, ये रहा आपके पास प्लस क्यू और ये रहा आपके पास में माइनस क्यू। मान लीजिए ये प्लस कह देता हूं, ये माइनस कह देता हूं। ये सेंटर, ये कह दिया जाए A, ये कह दिया जाए B, ये कह दिया जाए C। मैं पॉइंट P की बात कर रहा हूं, जो थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, यहां से यहां तक L लेंथ है, यहां से यहां तक L लेंथ है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P मेकिंग एंगल थीटा विद द सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है स्टूडेंट? अब इसे कैसे निकाला जाएगा समझिएगा ध्यान से। भाई पॉइंट P पर हम फील्ड की बात करें और मान लीजिए हम इसे इस तरह से रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने के बाद देखो कुछ इस तरह से सीन नजर आने वाला है। ये पॉइंट P वहीं रहेगा, ये B यहां पे चला जाएगा, और ये आपके पास में A यहां पर आ जाएगा। तो B में ये आ गया आपके पास में प्लस क्यू, ये आ गया आपके पास माइनस क्यू, ये आ गया आपके पास सेंटर, ये ऐसा घुमा ऐसा आ गया।
अच्छा ऐसा आया तो पहले समझना, माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोला जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती, लेकिन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बोली जाती तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती तो हम ये कह सकते हैं डायपोल मोमेंट ऐसा होता था। तो इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि ये रहा था सेंटर और ये है डायपोल मोमेंट जो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो सेंटर के साथ जब थीटा एंगल बना रहा है तो ये कंपोनेंट कैसा निकाला जाए, ये कंपोनेंट निकालने का तरीका सुनिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस और ये बचा हुआ बेस, मुझे बेस निकालना है। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस p आपके पास में, तो बेस बेसिकली आएगा p cos थीटा, बेस बेसिकली कितना आएगा p cos थीटा। तो आपने जब टर्न किया तो डायपोल p का जो कंपोनेंट है वो आएगा p cos थीटा, दैट कंपोनेंट विल बी यूज्ड p cos थीटा। और आप देखो ये आ गया आपके पास L, ये आ गया आपके पास L और सेंटर से हो गया R। अब चेक करके बताओ, C और P अलोंग द एक्सेस हो चुके हैं, मतलब अलोंग द एक्सेस का फॉर्मूला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सेस का फॉर्मूला हम जानते हैं, ट्वाइस KP, तो P के प्लेस पे P cos थीटा अपॉन R क्यूब, ये लिखा जाता है अलोंग द एक्सेस। पर सोचिए अगर आप रोटेशन ऐसा करते, आप रोटेशन कैसा करते, आप रोटेशन ऐसा करते, आप घुमा के इसको 90 डिग्री पे कर देते, ये पॉइंट P इस तरह से होता, आप घुमाते ऐसा कर देते। अब मैं आपको यहां पे परपेंडिकुलर निकालने को बोलता, देखो परपेंडिकुलर लाइन होती तो परपेंडिकुलर लाइन होने पर देखो लाइन इस तरह से बन जाती थी, ये घुमा के इस तरह से हो रहा है आपके पास में, तो ये ऐसा घुमाया जाता था तो ये इस तरफ चला जाता था A, ये इधर हो जाता था B। अब जब A इधर जाता था तो माइनस Q और B इधर होता था तो प्लस Q, तो माइनस Q और ये प्लस Q, सेंटर से R, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोलिए L, ये डिस्टेंस बोलिए L। वापस से हम बात करें तो वापस से फील्ड निकाला जा सकता है कुछ इस तरह पे, ठीक है ना। तो ये इक्वेटोरियल कंडीशन आ गई। अब जब इक्वेटोरियल कंडीशन आई तो देखो ये परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होएगा आपके पास में P sin थीटा। तो बेसिकली इक्वेटोरियल में होता है KP sin थीटा अपॉन R क्यूब, ये आपके पास में इक्वेटोरियल कंडीशन की हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा एक्सेस आ गया, इक्वेटोरियल आ गया, तो एक्सेस होता था, अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तो फील्ड की डायरेक्शन होती थी ऐसी, और यहां पर ये रहा नेगेटिव ये रहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो फील्ड की डायरेक्शन होती थी यहां पर ऐसी, बराबर, क्योंकि ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं एक हो जाता था फील्ड अलोंग द एक्सेस और ये हो जाता था आपके पास में अलोंग द इक्वेटर। अब चलो रिजल्टेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालने का तरीका सीख लो भाई। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह समझ लेते हैं कि रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए। भाई ये रहा एक्सेस, ये रहा आपके पास में एक्सेस, ये रहा आपके पास इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने पैरेलल शिफ्टिंग की, ये रहा एक्सेस, ये रहा इक्वेटर, यहां से मैंने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन, ये अल्फा, ये आ गया रिजल्टेंट फील्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो रिजल्टेंट फील्ड का स्क्वायर दैट विल बिकम एक्सेस का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो एक्सेस की फील्ड कितनी है, तो बताओ एक्सेस की फील्ड कितनी थी, तो वो थी ट्वाइस KP cos थीटा, ये थी KP sin थीटा, R क्यूब का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फील्ड विल बिकम, बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा में भी एक बात नोटिस करना, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फील्ड विल बिकम KP अपॉन R क्यूब, दैट विल बिकम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है, तो वो लिखा जा सकता है आपके पास में बेसिकली 1
तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसे लिखा जा सकता है। ये आ गया रिजल्टेंट फील्ड। अच्छा, रिजल्टेंट एंगल निकालना हो तो tan अल्फा क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इक्वेटर अपॉन क्या? एक्सिस। इक्वेटर और एक्सिस का रेशो निकाल लेते हैं। तो इक्वेटर और एक्सिस का रेशो यहां पर लिखता हूं मैं tan अल्फा। इक्वेटर कितना है तो आप चेक कीजिए, kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब ट्वाइस kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। ये रेशो निकाला जा सकता है। यहां से आर क्यूब केपी कैंसल, ये बचता है आपके पास में cos थीटा अपॉन 1 इंटू 1/2 sin थीटा। तो आप चाहें तो cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा अपॉन 2 एंड tan अल्फा। तो इसकी वैल्यूज को निकाला जा सकता है। इस पर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होगी इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये जो रिजल्टेंट निकला kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसके दो केस आएंगे, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दो केस में समझना, ये आपके पास था ऐसा, मान लो ये है माइनस क्यू और ये है आपके पास में प्लस क्यू। ये पॉइंट P ऐसा था, थीटा ऐसा था। अब मैंने क्या किया, पकड़ के पॉइंट P को घुमाया और ऐसा लेके आ गया। तो मतलब ऐसा लेके आ गया, मतलब ये हो गया L, ये हो गया आपके पास L, और जब ऐसा लेके आ गए तो थीटा हो गया 0, और जैसे थीटा 0 हुआ तो ये कौन सी कंडीशन आ गई? अलोंग द एक्सिस। कौन सी कंडीशन आ गई? अलोंग द एक्सिस। तो इस रिजल्टेंट फील्ड से एक्सिस की बात निकाला जाए तो कैसे निकलेगा चेक करना। kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। अच्छा, cos 0 कितना होता है? तो प्लस 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं kp अपॉन आर क्यूब 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट कितना? 2। तो आंसर आ गया 2kp अपॉन आर क्यूब। अब वैसे ही थीटा 90 डिग्री करोगे तो इक्वेटर आ जाएगा, और इक्वेटर की वैल्यू निकाली जा सकती है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।